क्या हम मरने के लिए पैदा हुए हैं? हजारों सालों से हम अपनी मौत को झांसा देने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हर बार यही पता लगा कि मौत ही सबसे बड़ी हकीकत है। मगर शायद अब इतिहास में पहली बार यह सोच बदलने वाली है। साइंस अब बढ़ती उम्र के रहस्यों को समझने लगी है। उसने एक ऐसे जीव की खोज कर ली है जो मरने के बाद भी जिंदा हो जाता है और अब हमारे अमर होने के बाद भी जोर पकड़ने लगी। तो क्या अब हम अमर होने की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर हमारी प्रजाति की उन्नति के लिए मौत जरूरी है? क्या हम मौत को मात दे पाएंगे? समय, अंतराल और हमारा जीवन, इस ब्रह्मांड के राज देखते हैं विज्ञान शो पर। ब्रह्मांड के ऐसे ही और अनसुलझे रहस्यों को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को क्लिक करें। मेरी मौत कब होगी? यह सवाल मैंने अपने आप से पूछा था और यह सवाल आपके मन में भी होगा। जिस दिन से हम पैदा होते हैं उसी दिन से हमारी मौत की घड़ी भी टिक टिक करने लगती है और वो हमें अपने आखिरी पलों की तरफ ले जाती है। मेडिकल साइंस ने उम्र बढ़ाने की दिशा में काफी तरक्की की है और मानव जीवन के इतिहास में 50 साल तक के जीवन को खुशनसीबी मानते थे। अब लोग 100 पार करने लगे हैं। हाल ही में दुनिया के सबसे उम्र दराज बुजुर्ग ने अपना 122वां जन्मदिन मनाया। अब तो हम जीवन की बुनियादी हकीकत में भी झांकने लगे हैं और पूछने लगे हैं कि क्या हम सभी की मौत निश्चित है, या फिर हम लोग घड़ी की टिक टिक को रोक सकते हैं। डेविड सिनक्लेयर को तेज रफ्तार जिंदगी पसंद है, लेकिन ये जानते हैं कि हमारा शरीर कार की तरह लगातार रफ्तार बढ़ाता नहीं रह सकता। मैं बचपन से ही बढ़ती उम्र की स्टडी करना चाहता था। मैं तब 4 साल का था जब मुझे एहसास हुआ कि एक दिन मेरे पेरेंट्स की मौत हो जाएगी। मैं भी नहीं बचूंगा और ये बात मुझे बहुत बुरी लग रही थी। मैं ये भी सोचने लगा कि हमारी उम्र बढ़ती क्यों है और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। अगर हमने उम्र का बढ़ना रोक दिया तो उसका बड़ा अजीब असर होगा। डेविड का ज्यादातर वक्त बड़ी उम्र के बारे में सोचते हुए ही बीतता है, मगर उनकी दिलचस्पी सिर्फ हमारी त्वचा पर पड़ने वाली झुर्रियों से नहीं है। वो हार्वर्ड में जेनेटिक्स के प्रोफेसर हैं और पता लगाना चाहते हैं कि हमारी उम्र बढ़ने में हमारी जीन्स की क्या भूमिका है। एक बूढ़ा शरीर भी किसी पुरानी जंग लगी कार जैसा ही होता है। जंग या ऑक्सीडेशन से सब कुछ तो नष्ट होता ही है, साथ ही साथ हमारा डीएनए भी। डेविड मानते हैं कि जल्द ही हम भी अपने शरीर को उसी तरह मरम्मत करने लगेंगे जैसे एक मैकेनिक जंग लगी बॉडी पैनल की करता है। डेविड की रिसर्च का पूरा फोकस है हमारे शरीर के अपने रिपेयर मैकेनिज्म जीन्स के उस ग्रुप पर जिसे सिरटोइन्स कहते हैं। हमारी बढ़ती उम्र के साथ पुराने और बेकार के सेल्स जमा होने लगते हैं, लेकिन उम्र बढ़ाने वाली जीन्स उन्हें जमा होने से रोकती हैं। ये काम भी वैसा ही है जैसे एक मैकेनिक पुरानी कार से जंग लगे पुराने पुर्जों को निकालकर उनकी जगह पर नए पुर्जे लगा देता है। लेकिन जैसे ही हमारी उम्र 30 और 40 में पहुंचती है, ये रिपेयर जीन्स शांत पड़ने लगते हैं। अगर हम ऐसा तरीका ढूंढे जिससे उम्र बढ़ाने वाले जीन्स और ज्यादा काम करने लगे तो हम अपने शरीर को स्वस्थ और ज्यादा लंबे समय तक काम करने लायक रख सकते हैं। अगर हमारी सेल्स के पास वो औजार हैं जिससे वो खुद को रीस्टोर और रीबिल्ड कर सकती हैं, तो वो हमेशा ऐसा क्यों नहीं कर सकती? मेरा मतलब है कि उम्र बढ़ना क्यों नहीं रोकती? डेविड का अब सिर्फ एक ही मकसद है, वो तरीके ढूंढना जिनसे हमारे शरीर के रिपेयर मैकेनिज्म्स हमारी अधेड़ उम्र के बाद भी काम करते रहें, और इसकी वजह से वो हमारे सेल के मैकेनिज्म्स को और गहराई से समझने लगे हैं। इंसान की सेल तभी अच्छी तरह से काम कर सकती है जब उसे 2 और चीजों का पूरा सहयोग मिलता रहे। एक तो न्यूक्लियस यानी कि सेल का कॉमन सेंटर, और उसके छोटे छोटे पावर इंजन्स जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। हमारी सेल किसी भी काम के लिए इन दोनों के तालमेल पर निर्भर करती है। मान लीजिए कि ये किचन एक जवान सेल है, इसके अंदर है न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया, सही तालमेल से काम करने वाले 2 शेफ्स।
हमारी जीन्स भी एक रेसिपी बुक जैसी होती है। एक जवान सेल में जैसे न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया रेसिपी को अच्छी तरह से पढ़ते हैं और साथ मिलकर काम करते हैं। इससे बनता है एक मजेदार खाना। मगर वक्त के साथ उन शेफ्स के बीच का कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। पुराने सेल में न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया ऐसी चीजों को डालने लगते हैं जिनकी जरूरत नहीं है और उन चीजों को फेंक देते हैं जो काम की है। उनके बीच सही तालमेल नहीं होता। ऐसे में एक शेफ दूसरे को कड़ची देना चाहता और दूसरा ध्यान नहीं देता। फिर दोनों रेसिपी बुक को ही गंदा कर देते हैं, जिससे कुछ भी पढ़ने लायक नहीं रह जाता। डीएनए जिंदगी की रेसिपी है, मगर वक्त के साथ इतने उतार चढ़ाव आते हैं कि ऐसी रेसिपी को पढ़ना मुश्किल हो जाता है और तब हमारी सेल्स खाना बनाना ही भूल जाती हैं। बात चाहे एनवायरनमेंट में आए बदलाव की हो या उससे पहुंचे नुकसान की, सेल धीरे धीरे ये भूल जाती है कि किस जीन को ऑन करना और किस जीन को ऑफ, और इसी वजह से हमारी उम्र बढ़ती है। डेविड उन उम्र बढ़ाने वाली सेल्स को ही खंगाल रहे हैं ताकि ये पता लगा सकें कि उनमें किस जरूरी चीज की कमी है। उन्हें लग रहा है कि अब उन्हें वो मॉलिक्यूल मिल गया है जो हमारी सेलुलर किचन को फिर से ट्रैक पर ला सकता है, और उसका नाम है NAD। ये वो मॉलिक्यूल है जो जिंदगी देने वाला है। इसके बिना सिर्फ 20 सेकंड में हमारी मौत हो जाएगी। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, इस मॉलिक्यूल के लेवल्स भी कम होते जाते हैं और एक वक्त ऐसा आता है जब इनके लेवल्स आधे रह जाते हैं। डेविड ये पता लगाना चाहते हैं कि क्या NAD को ज्यादा यूथफुल लेवल्स पर रीस्टोर करने के तरीके हैं। उन्होंने एक चूहे के अंदर वो खास कंपाउंड इंजेक्ट किया जिससे उसके अंदर NAD का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और नतीजे बड़े चौंकाने वाले थे। ये चूहा जवान और जोश से भरा है। आप देख सकते हैं कि इसके कान अभी भी अच्छे और जवान हैं और इसके फर भी ग्रे नहीं हुए हैं। मगर अब इस चूहे को देखिए, इसका फर ग्रे हो रहा है, इसके बाल झड़ रहे हैं, कानों पर झुर्रियां पड़ रही हैं और इसकी पीठ भी मुड़ने लगी है। और इन चूहों में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे। यहाँ साफ दिख रहा है कि इनकी मसल्स में बहुत तेजी से एजिंग रिवर्सल हुआ है। जो चूहा 1 साल के इंसान जैसा था, अब वो 20 साल के आदमी जैसा है। 1 हफ्ते तक NAD देने के बाद बूढ़े चूहे का मेटाबॉलिज्म बेहतर हो गया। वो अंदर और बाहर से ज्यादा जवान नजर आने लगा। बढ़ती उम्र पर चल रही रिसर्च के इतिहास में हमने बड़ा लंबा सफर तय किया है। अब हम माइक्रोस्कोपिक ईस्ट सेल्स की उम्र बढ़ाने में कामयाब हो गए हैं। अब हम उनका प्रयोग नेमेटोड वर्म के अलावा मक्खियों, चूहों और बंदरों पर भी कर चुके हैं। हम अपने काम में करीब 99% सफल रहे हैं और अब आखिरी 1% में इंसान हैं। हम उनकी तरफ ही बढ़ रहे हैं। अगर हम इसका इस्तेमाल इंसानों पर करने लगे तो सोचिए कि आज से 50 साल बाद शहर की सड़कें कैसी नजर आएंगी। सब जवान नजर आएंगे, जोश से भरे, न कोई बीमार होगा न उम्र दराज। डेविड की रिसर्च शायद एक दिन इंसानों की उम्र बढ़ने की रफ्तार कम कर दे या उसे रिवर्स कर दे। हम यहाँ बात ज्यादा समय तक बूढ़े रहने की नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं ज्यादा समय तक जवान रहने की। मगर डेविड की कोशिशों से सिर्फ बढ़ती उम्र के सिम्टम्स का ही इलाज हो सकता है। वो उसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, जो है DNA का धीरे धीरे होने वाला डिजेनरेशन। जापानीज साइंटिस्ट शिन खोबाटा का कहना है कि वो बाजी पलट सकते हैं। सच कहूं तो मेरा सपना है अपने परिवार की कई पीढ़ियों के साथ रहना, ताकि मैं अपने नाती पोतों के साथ अच्छा जीवन बिता सकूं। समंदर से ही जीवन की शुरुआत हुई थी और वो यहाँ जो भी खाली शेल छोड़ जाता है वो इस बात का सबूत होता है कि एक दिन हर जीव का अंत निश्चित है। मगर शिन की सोच अलग है। शिन एक बहुत ही छोटे समुद्री जीव ट्यूरीटॉप्सिस डोहर्नी या एक अमर जेलीफिश की स्टडी कर रहे हैं। इस जीव ने मौत को मात देना सीख लिया है। शिन की लैब है शिरहामा सिटी में और ये दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहां अमर जीवों को पाला जाता है। इस जेलीफिश की पहली बार खोज हुई थी 1988 में मेडिटेरेनियन में और ये हमारे नाखून जितनी बड़ी होती है। इमॉर्टल जेलीफिश बड़ी ही खूबसूरत और छोटी जेलीफिश होती है। इसका डायमीटर भी मुश्किल से कुछ मिलीमीटर होता है। मगर इन जीवों के साथ इतना प्यार दुलार जताने के बाद शिन ने वो कर दिखाया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्या आप जानते हैं कि आप इस वीडियो में हाइप करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं? ये एकदम फ्री है। नीचे हाइप बटन दबाएं और साइंस को आगे बढ़ाएं।
आप इस जेलीफिश को मारने की कोशिश कीजिए, आप हैरान रह जाएंगे। एक बड़ी ही चौंकाने वाली बात हुई। इस जेलीफिश की शिन के हाथों मौत नहीं हुई। ऐसा लगा जैसे वो फिर से जिंदा हो गई हो। उसके बेल रीएब्सॉर्ब करने लगे और टेंटिकल्स फिर से जिलेटिनस ब्लॉक बन गए। मैं इस स्टेज को मीट बॉल कहता हूँ। वो मीट बॉल एक पॉलिप बन गया और जल्दी ही उससे बन गई एक अडल्ट जेलीफिश। जेलीफिश में बड़ा कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। जेलीफिश की इस खूबी का राज है एक प्रोसेस जिसे सेलुलर ट्रांस डिफरेंशिएशन कहते हैं। इसमें होता यह है कि सेल्स या जीव के शरीर का कोई भी फ्रेगमेंट ये पता लगा लेता है कि शरीर का कौन सा अंग गायब है और फिर वो खुद को रेट्रोफिट करके अपने पूरे शरीर को ही दोबारा बना लेता है। अगर हम ये पता लगा लें कि जेलीफिश खुद को किस तरह से रिजुवेनेट करती है, तो हम भी उन टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए कि शिन पर एक म्यूटेंट सी मॉन्स्टर हमला कर देता है। वो जापान है, वहां ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे में अगर शिन के शरीर की सिर्फ छोटी उंगली ही बच जाए तो ट्रांस डिफरेंशिएशन उस उंगली की सेल्स से ब्रेन सेल्स, हार्ट सेल्स और मसल सेल्स बना सकता है। शिन एक बार फिर से जिंदा हो जाएंगे। ये बात भले ही साइंस फिक्शन सी लगती है, लेकिन जेलीफिश और इंसानों की जीन्स काफी कुछ एक जैसी होती हैं। अगर जेलीफिश ये ट्रिक सीख सकती है तो हम क्यों नहीं? एक अकेली जेलीफिश से उसकी जैसी सैकड़ों जेलीफिश का जन्म हो सकता है। यह कारनामा सिर्फ कुदरत ही कर सकती है, लेकिन शायद ज्यादा लंबे समय तक नहीं। अगर हमें भी जेलीफिश के ये जेनेटिक सीक्रेट्स का पता लग जाए तो हम भी अपने बूढ़े होते अंगों या शायद पूरे शरीर को ही रीजनरेट कर सकें। मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन इंसान भी जेलीफिश के प्रोसेस से अमर हो जाएंगे। शिन अपनी इस खोज से इतने जोश में आ गए कि वो अमर जेलीफिश पर गाने लिखने लगे और गाने लगे। उन्हें उम्मीद है कि अमर होने की इस बात से उनके बूढ़े होते दोस्तों को हौसला मिलेगा। वो उनसे कहते भी हैं कि वो भी तब तक जिंदा रहें जब तक उन्हें इस जेलीफिश के वो जेनेटिक सीक्रेट्स नहीं मिल जाते। अच्छा गाया ना? इंसान के अमर होने की बात तो सिर्फ एक फैंटेसी है, मगर जेलीफिश के इन्फिनिट रीजनरेशन की बात एक बायोलॉजिकल हकीकत है। तो क्या हम अपनी बायोलॉजी से वहां तक पहुंच सकते हैं? कुछ लोग मानते हैं कि हम जरूर पहुंचेंगे और उम्मीद से जल्दी पहुंचेंगे। मौत हमेशा से जिंदगी की हकीकत रही है। क्यों? क्योंकि शरीर कमजोर पड़ जाता है। हमारा हार्ट हमेशा के लिए नहीं धड़क सकता। हमारी मसल्स धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती हैं। हमारा दिमाग काफी कमजोर हो जाता है। मगर जरूरी नहीं कि यह हमेशा ऐसा ही रहे, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर खुद को रिपेयर करने की टेक्नोलॉजी मौजूद है। स्टेम सेल्स, ये वो सेल्स हैं जिन्हें उकसाने पर वो शरीर के किसी भी अंग को नया बना सकती है, अगर हम उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर करें। सेल बायोलॉजिस्ट लैरी गोल्डस्टीन मानते हैं कि अगर हम अपनी लंबी उम्र करना चाहते हैं तो हमें एक बहुत बड़ी बाधा को पार करना होगा। धीरे धीरे कमजोर होने वाले दिमाग का डिक्लाइन रोकना होगा। मुझे तब बहुत बुरा लगा था जब मैं अपनी माँ की देखभाल कर रहा था, क्योंकि वो 70 साल के आसपास थी और उन्हें अल्जाइमर्स हो गया था। वो बहुत बुरा अनुभव था और मैं नहीं चाहता था कि किसी को भी अपने परिवार के सदस्य या दोस्तों को उस हाल में देखना पड़े। हम में से करीब 50% लोगों को 85 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते अल्जाइमर्स हो जाता है, लेकिन 85 साल की उम्र में अगर शरीर स्वस्थ हो और दिमाग काम ना कर रहा हो तो फिर उस उम्र का क्या फायदा। सैनफोर्ड कंसोर्टियम ऑफ रीजनरेटिव मेडिसिन में लैरी ने अपनी डेस्क पर एक आर ग्लास रख लिया। वो उन्हें ये याद दिला रहा था कि लोगों के पास वक्त कितना कम है, मगर अब लैरी मानते हैं कि उन्हें बढ़ती उम्र के साथ अपाहिज कर देने वाली अल्जाइमर से लड़ने का उपाय मिल गया है। स्टेम सेल्स।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमें ये नहीं मालूम कि ब्रेन सेल्स में ऐसा क्या होता है कि अल्जाइमर्स हो जाता है, और हम स्टेम सेल्स की मदद से उससे लड़ने का एक अनोखा उपाय ढूंढ रहे हैं। स्टेम सेल्स हमारे शरीर की असली बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। वो किसी भी किस्म की सेल में बदल सकती है। मां के गर्भ की प्राइमोर्डियल भट्टी में हमारा शरीर इन रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल एक मास्टर ग्लास ब्लोअर की तरह करता है। वो उन शेपलेस रॉ इंग्रेडिएंट्स से बहुत ही खूबसूरत फिनिश्ड ऑर्गन्स बना देती है। इन स्टेम सेल्स को एक तरह का बायोलॉजिकल रॉ मटेरियल कह सकते हैं। इन कांच के टुकड़ों की तरह वो भी एक रॉ मटेरियल है जिसे हम एक दहकती भट्टी में डाल देते हैं और उससे अपने पसंद की कुछ भी चीज बना लेते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। ये अंदर गया। ओह, बहुत गर्म है। जैसे जैसे हमारा विकास होता जाता है, हमारा शरीर वो स्टेम सेल्स बनाने लगता है जो हमारे बढ़ते शरीर को गढ़ती है। हर स्टेम सेल ये फैसला करती है कि उसे किस तरह का एडल्ट सेल टाइप बनाना है और उसे मदद मिलती है अपने आसपास मौजूद सेल्स से। स्टेम सेल्स दूसरे सेल्स के बायोकेमिकल सिग्नल्स पर रिस्पॉन्ड करती हैं और तब हार्ट सेल की शुरुआत एक स्टेम सेल से होती है और वो हार्ट सेल बन जाती है। हमारा हार्ट अगर अलग वेसल सेल्स या अलग मसल सेल्स से बना हो तो वो कैसा होगा? एक माहिर ग्लास ब्लोअर डिफरेंट शेप्स को साथ मिलाकर एक खूबसूरत चीज बना ही देता है। अब आप इसे छू सकते हैं। अमेजिंग। इसके बारे में सोचने पर बहुत हैरानी होती है। करोड़ों स्टेम सेल्स साथ मिलती हैं और बिल्कुल सही बायोकेमिकल सिग्नल्स पर रिस्पॉन्ड करती हैं और फिर एक हार्ट बना लेती हैं। स्टेम सेल्स की ये बिल्कुल नए सिरे से एक अंग बना लेने की खूबी ने कई दशकों से वैज्ञानिकों को आकर्षित किया है। वो इसे समझना चाहते हैं ताकि इसकी मदद से खराब हो रहे सेल्स को रीबिल्ड और रीप्लेस कर सकें। मगर एक प्रॉब्लम है, जब तक हम पूरी तरह से बड़े होते हैं तब तक हमारे अंदर की एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स खत्म होने लगती है और जो थोड़ी बहुत स्टेम सेल्स बच भी जाती हैं, वो उतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती। हमारे अंदर कुछ एडल्ट स्टेम सेल्स भी होती हैं जो पूरी तरह से नहीं बनी होती। वो सिर्फ एक ही तरह का एडल्ट टिश्यू बना सकती हैं। स्किन स्टेम सेल सिर्फ स्किन के, दो ब्रेन स्टेम सेल्स सिर्फ ब्रेन टिश्यू बना सकती हैं। मगर अहम बात यह है कि ये पार्शियली कमिटेड होती हैं। इनके अंदर उस शेप का कुछ अंश होता है जिससे ये सिर्फ एक काम कर सकती है, दूसरा नहीं। सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में ही इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि शरीर का कोई भी सेल बन जाए, मगर उन्हें एम्ब्रियोनिक टिश्यू से निकालना बड़ा ही कंट्रोवर्शियल साबित हुआ। और फिर 2006 में वैज्ञानिकों ने एक बड़ी चौंकाने वाली खोज की। अडल्ट स्टेम सेल्स की सिर्फ 4 जीन्स को मॉडिफाई करने पर वो अपने एम्ब्रियोनिक साइकिल में रिफॉर्म हो जाती है। इसके बाद वो इंड्यूस्ड प्यूरिपोटेंट स्टेम सेल्स यानी आईपीएस सेल्स बन जाती हैं। आईपीएस सेल की खोज ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। इसके बाद लोगों को ये पता लग गया था कि सेल्स कैसे काम कर सकती हैं और ये काम कैसे किया जा सकता है। अगर हम कांच को फिर से भट्टी के अंदर डाल दें तो हम इन सेल्स को फिर से एम्ब्रियोनिक स्टेट में ला सकते हैं और उनसे वो रॉ मटेरियल्स बना सकते हैं जो हमें हमेशा के लिए जवान रखेंगे। हम इनके ब्रेन सेल्स, हार्ट सेल्स या स्किन सेल्स ही नहीं, कुछ भी बना सकते हैं। हमने भी यहाँ जेनेटिक ट्रिकरी का इस्तेमाल किया है। हमने हाथ में एक स्किन सेल ली और जेनेटिक एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके उसे एक एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जैसी सेल में बदल दिया ताकि वो उस तरह का काम कर सके। लैरी अब इन रीबूटेड सेल्स की मदद से ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्जाइमर्स में क्या होता है। उन्होंने उन बीमारी के शिकार लोगों की स्किन सेल्स से शुरुआत की और उन्हें ब्रेन सेल्स में बदल दिया। अब वो ये स्टडी कर रहे हैं कि इन सेल्स में क्या खराबी आती है और उसके हिसाब से उसका इलाज करने की नई दवा बनाएंगे। अभी हमारे पास कोई ऐसी दवा नहीं है जो अल्जाइमर्स जैसी बीमारी को रोक सके, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अगर हम रेगुलर बेसिस पर 85 से 90 साल की उम्र पाना चाहते हैं तो हमें इसका उपाय ढूंढना ही होगा। लैरी मानते हैं कि उन्होंने अल्जाइमर्स पर जो काम शुरू किया है उससे आगे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। उनका कहना है कि अगर हम अपनी स्टेम सेल्स को जवान और हेल्दी होते हुए स्टोर कर लें तो उनका इस्तेमाल बूढ़े होते अंगों को रिप्लेस करने में कर सकते हैं। इसके बारे में सोचने पर बड़ी हैरानी होती है। इस तरह के स्टेम सेल से एक नया अंग बना लेने की एबिलिटी बहुत बड़ी बात होगी। अगर हमारे अंगों को रीजनरेट करने की पावर मिल गई
तो वो हमारी उम्र क्यों बढ़ने देंगे या हमें मरने क्यों देंगे? प्लांट्स, बग्स, एनिमल्स, सबके साथ ऐसा होता है। इसकी वजह यह है कि एवोल्यूशन के समय ही मौत हमारे अंदर प्रोग्राम कर दी गई है। बूढ़े जानवरों की मौत होती है तो जवान नए जीवों को जगह मिलती है। अगर हमने मौत को मात देना सीख लिया और हम अपनी जवानी को रीजनरेट करने लगे तो क्या एवोल्यूशन खत्म हो जाएगा? हम इंसानों को करीब 1000 साल और कई लाइफ टाइम्स लगे तब जाकर हम चेस के खेल में मास्टर बन पाए। मगर ब्राजीलियन एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट आंड्रे मार्टिस के लिए ये एक पहेली है। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि एक इंसान इतनी उम्र तक जिंदा रहे कि वो खुद ही मास्टरी पा सके? काफी समय तक साइंटिस्ट्स यही मानते रहे कि एवोल्यूशन कभी बढ़ती उम्र को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। जब किसी की मौत होती है तब वो ज्यादातर अपने बच्चे छोड़ जाते हैं और एवोल्यूशनरी नजरिए से ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है। एवोल्यूशन इन्हीं लोगों की तरफदारी करता है जो जिंदा रहने का जुनून दिखाते हैं। तो फिर वो हमेशा के लिए क्यों सरवाइव नहीं करने देता? हम सभी को अल्टीमेट एडेप्टेशन क्यों नहीं मिला? एंड्रे ने इसका पता लगाने के लिए एक कंप्यूटर सिमुलेशन बनाया है। मुझे ये इवोल्यूशन की प्रॉब्लम बड़ी फैसिनेटिंग लगी। इसमें हमें पता लग सकता है कि हमारी उम्र कैसे नहीं बल्कि क्यों बढ़ती है। एंड्रे के सिमुलेशन में गेम थियरी का इस्तेमाल किया गया है। ये कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस का मैथ है। उनका कहना है कि वो एक कंपटीशन से ये पता लगा सकते हैं कि क्या मौत से कोई मकसद हल होता है। तो मेरा ये कंप्यूटर असल में मॉर्टल्स और इमॉर्टल्स के बीच कंपटीशन को सिमुलेट करता है। अगर इसमें आपको ब्लू नजर आता है तो उसका मतलब उस जगह पर मॉर्टल्स हैं और लाल का मतलब है कि वहाँ इमॉर्टल्स रहते हैं। वो पहले तो पूरी जगह को भर लेते हैं और फिर वहाँ मौजूद लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए एक दूसरे से compete करते हैं। एंड्रे के सिमुलेशन को समझने के लिए आप ये सोचिए कि दो बिल्कुल अलग सॉकर टीम्स के बीच आमने सामने का मुकाबला है। इमॉर्टल प्लेयर्स रेड जर्सी में हैं और वो वक्त के साथ नहीं थकेंगे, जबकि ब्लू जर्सी वाले आखिर में बुरी तरह से थक जाएंगे। इन दोनों के इस मुकाबले का ये खेल तो कई जनरेशंस तक चलने वाला है और एंड्रे को उम्मीद है कि उन्हें ये अंदाजा मिल जाएगा कि इमॉर्टलिटी को इससे कितना एडवांटेज मिलता है। मैं जब भी ये सिमुलेशन चलाता हूँ मुझे एक ही जैसे नतीजे मिलते हैं। नहीं मरने की बात से काफी फायदा मिलता है और इमॉर्टल्स बार बार जीत जाते हैं। सॉकर की तरह हमारी जिंदगी भी एक संघर्ष है। अगर हम अच्छी तरह से कॉम्पीट करते हैं तो गेम को कंट्रोल कर सकते हैं। मगर एंड्रे के इस सिमुलेशन में असली जिंदगी से जुड़ा एक और फैक्टर है, एनवायरमेंटल चेंज। असली दुनिया की तरह एंड्रे के वर्चुअल प्लेयर्स भी लगातार बदलते हालात का सामना करते हैं, जैसे कि नई बीमारियां, प्रेडेटर्स और क्लाइमेट चेंज। इमॉर्टल्स को इनके बीच स्ट्रगल करना पड़ता है, मगर सारे मॉर्टल्स भी इसे पूरा नहीं कर पाते। मगर उनकी मौत के बाद उनकी जगह पर नए और ज्यादा तगड़े खिलाड़ी आ जाते हैं। किसी भी इवोल्यूशनरी प्रोसेस में अगर हम म्यूटेट और अडेप्ट कर रहे हैं तो हमारी नई जनरेशन भी पहले वाली से थोड़ी बेहतर होगी, क्योंकि वो सरवाइव कर गए थे। क्योंकि मॉर्टल्स अब इवॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें एक फायदा ये मिलता है कि वो फील्ड पर वापस जा सकते हैं। एवोल्यूशन में हर नई जनरेशन के पास कुछ ऐसी नई ट्रिक्स होती हैं जो पिछले के पास नहीं थी, और वो जितनी तेजी से फील्ड पर उसका इस्तेमाल करते हैं उतनी तेजी से उनकी प्रजाति भी इंप्रूव करती है। और कई जनरेशंस के बाद इसका इम्पैक्ट बड़ा जबरदस्त होता है। पहले तो दोनों में से किसी भी साइड को कोई एडवांटेज नहीं मिलता, लेकिन फिर धीरे धीरे ब्लू मॉर्टल्स जीतने लगते हैं और उसके बाद वो इमॉर्टल्स की रेड टीम को खत्म भी कर देते हैं। आखिर में मॉर्टल पॉपुलेशन जीत जाती है, क्योंकि इमॉर्टल्स अडैप्ट नहीं कर सकते, वो खत्म हो जाते हैं। इसका मतलब है कि उम्र एक बायोलॉजिकल गोल है। एंड्रे मानते हैं कि बदलती दुनिया के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए हमारी हर नई जनरेशन को नए एडेप्टेशंस करने होंगे और हमें भी उन्हें जगह देनी होगी, जिसके लिए हमारा मरना जरूरी है। मॉर्टल एक दिन इमॉर्टल्स को खत्म कर सकते हैं, ये बात मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा आसान निकली। मगर इवोल्यूशनरी नजरिए से हर प्रजाति के लिए मरना जरूरी है।
मगर मेरे पर्सनल नजरिए से ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर हमने खुद को अमर बनाना सीख लिया तो भी एक दिन मॉर्टल्स हमें खत्म कर देंगे और उनका एवोल्यूशन हमें नए स्किल्स सिखाएगा। मगर एंड्रे मानते हैं कि अगर हम अपनी जीन्स को एडिट कर लें तो अपने नए एडेप्टेशंस बना सकते हैं। जब हम बात करते हैं अपने तौर तरीकों को बदलने की और हम खुद फैसले भी लेते हैं तो उसका इवोल्यूशन से कोई लेना देना नहीं होता है। और जब उस काम के लिए इवोल्यूशन की जरूरत नहीं होती तब उम्र का एडवांटेज भी खत्म हो जाता है। दरअसल सच ये है कि हमारा वजूद ही एवोल्यूशन की देन है। हालांकि हमने इसे इस तरह से बनाया है कि एक दिन हम खत्म हो जाएं। लेकिन अगर हम नेचुरल एवोल्यूशन से बचकर निकल जाएं तो क्या होगा? उन जीन्स को मैनिपुलेट कर लें जिनकी वजह से मौत होती है, तो फिर क्या उसके बाद हम जिंदा रह पाएंगे और क्या अमर हो जाएंगे? सच कहा जाए तो हर जिंदा सेल के कोर में एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, डीएनए। और यही जेनेटिक कोड हमारी जिंदगी का सोर्स है। लेकिन डीएनए ही हमारी मौत की वजह भी है। उम्र बढ़ने पर हमारा डीएनए कोड भी काफी उलझ सा जाता है और फिर यह हमें जिंदा रखने के लायक नहीं रखता। और अगर हम उन गलतियों को दूर कर लें तो शायद हम मौत के साए से भी बाहर निकल सकते हैं। प्रोफेसर जेनिफर डाउडना ये मानती हैं कि अब हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां डीएनए की उन खामियों को दूर करके हम खुद को बीमारियों और उम्र के असर से बचा सकते हैं। साइंस के लिए पिछले 10 साल बड़े ही कमाल के रहे हैं, क्योंकि हमने न सिर्फ ह्यूमन जीनोम को बल्कि कई ह्यूमन जीनोम्स को सीक्वेंस करना सीख लिया है। और अब हम आने वाले दिनों में उस इंफॉर्मेशन को फिर से लिख सकते हैं। पिछले कुछ सालों में जेनिफर ने एक बड़ी ही कमाल की डीएनए एडिटिंग टेक्निक डेवलप कर ली है और उसकी बदौलत अब हम अपनी जीन्स को मॉडिफाई करने के सपने को प्रैक्टिकल रियलिटी बना सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अब हम इस लायक हो चुके हैं कि इंसान में मौजूद 300 करोड़ से ज्यादा लेटर्स में से किसी एक लेटर के लेवल पर भी अपने डीएनए में चेंजेस ला सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आज हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम इस तरह की प्रिसिजन जीनोम इंजीनियरिंग कर सकते हैं। पहले तो डीएनए एडिटिंग एक तरह से हिट या मिस का मामला था। आप सोचिए कि आप देखे बिना किसी चश्मे को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी ऐसे टूल से जो उस काम के लिए बहुत बड़े हैं। हम इंसान की जीन्स को उस तरह से एडिट नहीं कर सकते, मगर जेनिफर और उनके कोलैबोरेटर इमैनुअल चार्पेंशियर ने एक नया और कहीं बेहतर टूल बना लिया है जिससे डीएनए सर्जरी न सिर्फ मुमकिन हो सकी है बल्कि आसान भी हो गई है। उसका नाम है क्रिस्पर और उसने इंसान को ईश्वर जैसी शक्ति दे दी है। कई दूसरे साइंटिफिक वंडर्स की तरह क्रिस्पर को भी कुदरत ने ही बनाया है, बैक्टीरिया के अंदर। हमने अपना प्रोजेक्ट ये पता लगाने के लिए शुरू किया था कि बैक्टीरिया किस तरह से वायरल इन्फेक्शन का सामना करते हैं, मगर हमने देखा कि बैक्टीरिया के अंदर इन प्रोसेसेस में शामिल मॉलिक्यूल्स को एक टेक्नोलॉजी की तरह हार्नेस किया जा सकता है और उससे सेल्स के अंदर डीएनए को फिर से लिखा जा सकता है। आप एक बैक्टीरियम के डीएनए को एक घर मान सकते हैं और वायरल डीएनए को उस घर में घुसपैठ करने वाला चोर। जेनिफर और इमैनुअल ने देखा कि बैक्टीरिया के अंदर एक बिल्ट इन सर्विलेंस सिस्टम होता है। वो पहले हमले को नहीं रोक पाते हैं, लेकिन क्रिस्पर नाम का एक सिस्टम उस वायरल डीएनए का एक प्रिसाइज स्नैपशॉट ले लेता है, वैसे ही जैसे हमारे घर का सिक्योरिटी कैमरा किसी चोर की फोटो लेता है। एक असली बैक्टीरियल सेल में क्रिस्पर सीक्वेंस वो साधन है जिससे सेल बाहर से आने वाले हमलावर डीएनए की इमेजेस रिकॉर्ड करती हैं और उसे फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लेती है ताकि बाद में उस हमलावर से सेल की हिफाजत कर सके। जब वही घुसपैठिया दूसरी बार आता है तब बैक्टीरियल सेल उसे अपने पास मौजूद सर्विलेंस इमेज की मदद से पहचान लेती है और पुलिस बुला लेती है। बैक्टीरियल सेल के अंदर पुलिस का काम करता है एंजाइम Cas9 और जैसे ही सर्विलेंस कैमरा से उसे फोटो मिलती है उसे आने वाले घुसपैठिए का पता लग जाता है और फिर क्रिस्पर सिस्टम
फौरन एंजाइम Cas9 को उस बाहरी डीएनए को ढूंढकर खत्म करने भेज देता है। Cas9 मॉलिक्यूल कैंची की तरह काम करते हैं और क्रिस्पर उन्हें बड़ी सावधानी से उसी जगह पर भेजता है जहां वायरस का डीएनए होता है। वो डीएनए को उसी जगह पर काट देता है जिससे वो वायरस आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता। इस तरह से बैक्टीरियम के लिए खतरा खत्म हो जाता है। मगर जेनिफर को लगा कि इस साधारण प्रक्रिया को जीन एडिटिंग के एक पिन पॉइंट मेथड के तौर पर अडॉप्ट कर सकती हैं। ये डीएनए के आखिरी लेटर तक सही है, इसलिए इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम भी एक कीबोर्ड शॉर्टकट जितना सिंपल बन जाता है। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी भी वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के कट एंड पेस्ट फंक्शन जैसी ही है। अब मान लीजिए कि आप एल्बर्ट आइंस्टाइन की बायोग्राफी लिख रहे हैं और कोट करते हैं। उन्होंने कहा था, इमेजिनेशन इज मोर देन वर्च्यू, मगर तभी आपको अपनी गलती का एहसास होता है। आइंस्टाइन ने असल में कहा था, इमेजिनेशन इज मोर देन नॉलेज। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी की मदद से मैं वर्च्यू को नॉलेज में बदल सकती हूँ और तब ये सेंटेंस भी सही हो जाएगा। इस जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी से हमें न सिर्फ उन जेनेटिक म्यूटेशंस का पता लगाने में मदद मिलेगी जिनसे बीमारी होती है, बल्कि हम उन म्यूटेशंस को दुरुस्त भी कर सकेंगे। अगर हम अपने डीएनए की कमियों को ठीक करने लगेंगे तो जाहिर है हमारी उम्र भी बढ़ जाएगी और हम मौत के साए से बाहर निकल जाएंगे। हम क्रिस्पर के इस्तेमाल से सिस्टिक फाइब्रोसिस और सिकल सेल एनीमिया जैसी हेरिडिटरी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं, बेहतर इंसान बन सकते हैं। जब हड्डियां मजबूत होंगी तब अल्जाइमर का खतरा कम हो जाएगा और हमारे अंदर कैंसर से लड़ने का रेजिस्टेंस होगा। मगर इसका एक डार्क साइड भी है। क्या इस टेक्नोलॉजी की मदद से एक सुपर रेस के लिए जेनेटिकली इंजीनियर्ड एम्ब्रियोज भी बनाए जा सकते हैं? क्या ऐसे डिजाइनर बेबीज हो सकते हैं जिनके पास इनहांस्ड इंटेलिजेंस, ब्यूटी और स्ट्रेंथ हो? मुझे भी कुछ समय के बाद इस बात का एहसास हुआ और मैं अपने एक सपने से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुई। मैंने देखा कि एक अंधेरे कमरे में कोई मुझसे पूछ रहा है कि ये क्रिस्पर टेक्नोलॉजी क्या है, और फिर जब वो मेरी तरफ पलटा तो मैंने देखा कि वो हिटलर का प्रोफाइल है। मैं आज भी जब उस सपने को याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मुझे लगता है कि इस टेक्नोलॉजी को हर हाल में गलत हाथों में जाने से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। 2007 में एक मछुआरे ने अलास्का के समंदर के किनारे एक बो हेड व्हेल पकड़ी। उसने देखा कि उसके मांस में एक हार्पून टिप धंसा हुआ था जो कि 1890 का था। दुनिया के किसी मैमल की उम्र बो हेड जितनी लंबी नहीं होती, कुछ की तो 200 साल से भी ज्यादा होती है। अगर हमें मौत को मात देने के लिए जेनेटिक टूल चाहिए तो वो शायद हमारे अंदर पहले से ही मौजूद होते हैं, और वो भी कुदरत के डीएनए के विशाल पूल में। हमारा काम बस उसे ढूंढना है। हार्वर्ड के साइंटिस्ट जॉर्ज चर्च मानते हैं कि हमें जानवरों के डीएनए के विशाल पूल में लंबी उम्र के राज ढूंढने चाहिए। जंगलों में उम्र भी एक बड़ा रहस्य है, क्योंकि वहाँ चूहे जैसे जीव अपने जेनेटिक प्रोग्राम की वजह से मुश्किल से 2.5 साल तक जिंदा रहते हैं, तो बोहेड व्हेल्स जैसे कुछ जीव एक अलग प्रोग्राम की बदौलत 200 साल तक। कुदरत की गोद में रहने वाले सभी जीवों का लाइफ स्पैन भी अलग अलग है, मगर वहाँ एक कंसिस्टेंट ट्रेंड नजर आता है। बड़े जीवों की उम्र भी लंबी होती है। आप इसकी तुलना एक तरह से स्विमिंग रेस से कर सकते हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस स्विमर्स और स्प्रिंटर्स के बीच हो रही है। इस उदाहरण में हमने सफेद कैप वाले मैराथन स्विमर्स को लंबी उम्र वाले बोहेड व्हेल्स माना है और रेड कैप वाले स्प्रिंटर्स को चूहों जैसा। बड़े जीव धीरे धीरे मूव करते हैं, मगर वो काफी लंबे समय तक टिके रहते हैं। छोटे जीव तेजी से भागते हैं और जल्दी थक जाते हैं। मगर जॉर्ज मानते हैं कि सिर्फ बोहेड व्हेल का साइज ही उसकी लंबी उम्र की इकलौती वजह नहीं है। उनका कहना है कि असली राज तो छिपा है इस बात में कि वो अपने डीएनए की देखभाल कैसे करती है। रिसर्चर्स को हाल ही में इस बात के सबूत मिले हैं कि बोहेड की जीन्स में भी बड़े पैमाने पर डैमेज होता है। इंसानों में डैमेज्ड डीएनए ही उम्र बढ़ने की सबसे बड़ी वजह है। उनका मानना है कि हम पावरफुल क्रिस्पर जीन एडिटिंग टेक्निक से उसे रिपेयर कर सकते हैं। हम अभी लंबी उम्र वाले जीवों से काफी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और उन्हें जीन थेरेपी में कन्वर्ट कर रहे हैं।
जिससे पता लगेगा कि क्या हम बड़े जीवों और इंसानों में एजिंग रिवर्सल कर सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों की मौत किसी न किसी अंग के फेल होने पर होती है, हार्ट, लंग्स, लिवर या फिर ब्रेन। मगर जॉर्ज मानते हैं कि हम पीछे जाकर अगर उन सेल्स से जेनेटिक डिफेक्ट्स को दुरुस्त कर दें जिनसे वो बनते हैं, तो बेहतर अंग बना सकते हैं। और इसके लिए जॉर्ज की निगाहें हैं पिग्स के जीनोम्स पर। हम एडिटिंग मेथड से सेल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे पिग एम्ब्रियोज बनते हैं। साइंटिस्ट्स ने देखा कि पिछले करीब 1000 सालों में पिग डीएनए करीब 62 अलग अलग वायरसेस से कंटामिनेंट्स हुए हैं। जॉर्ज ने फैसला किया कि वो इसका इस्तेमाल एक टेस्ट केस की तरह करेंगे और देखेंगे कि क्या जीन एडिटिंग से वो छोटे छोटे कंटामिनेंट्स खत्म हो जाते हैं। हमने जो किया वो पहले कभी किसी ने नहीं किया था और हमने एक साथ 62 पिग वायरल जीन्स को बदल दिया, जिससे पिग्स पहली बार वायरस फ्री हुए। जब उनके स्पर्म और एग उन पुराने कंटामिनेंट्स से क्लीन हो गए, तब जॉर्ज ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की मदद से खुद पिग एम्ब्रियोज बनाए। उन पिग एम्ब्रियोज को एक बार इम्प्लांट करने के बाद हमें दोबारा एम्ब्रियो स्टेज में नहीं जाना पड़ेगा और फिर वो पिग भी दुनिया में दूसरे पिग्स की तरह ब्रीड करेंगे, मगर अब उनके अंदर वायरसेस पैदा नहीं होंगे। जल्दी ही हम ऐसे पिग्स ब्रीड करने लगेंगे जिनकी उम्र काफी लंबी होगी और उनके अंग इंसानों को दिए जा सकेंगे। पिग का हर वो अंग जिसे इम्प्लांट किया जा सकता है वो इंसान के अंग के साइज और शेप का ही होता है, जैसे कि हार्ट, लंग, किडनी, लिवर। अब हम पिग एम्ब्रियोज बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे एक दिन पिग्स जरूरतमंद इंसान के अंगों के डोनर्स बन जाएंगे। मगर जॉर्ज मानते हैं कि ये इंसान के अंगों को दुरुस्त करने का बस एक स्टेपिंग स्टोन भर है। इसकी बदौलत हम और हेल्दी ऑर्गन्स बना सकते हैं जो वायरसेस, कैंसर और एजिंग के रेजिस्टेंट होंगे। अल्टीमेटली जॉर्ज इस टेक्निक का इस्तेमाल इंसानों पर करना चाहते हैं और इससे वो बड़े रेंज में जेनेटिक डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए हार्मफुल जीन्स को खत्म करके उनकी जगह अच्छी जीन्स डालना चाहते हैं, वो जो बो हेड व्हेल जैसे लंबी उम्र वाले जीवों में मिलती है। आज हम उस बच्चे के जेनेटिक डिफेक्ट्स का पता लगा सकते हैं जो पैदा भी नहीं हुए, लेकिन हमारे पास उसके साधन नहीं है। जब हम इस तरह की किसी मॉडर्न ऑब्स्टेट्रिक्स क्लिनिक में जाते हैं तो हमें फिक्र होती है जेनेटिक डिजीज की, और यहाँ माँ बाप अपने जीनोम को पढ़ सकते हैं, फिर उसके हिसाब से फैसले ले सकते हैं जिसमें टर्मिनेशन भी शामिल है। जॉर्ज मानते हैं कि आने वाले दिनों में पेरेंट्स को इस तरह के मुश्किल फैसले नहीं लेने पड़ेंगे। जीन एडिटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल अभी जानवरों पर किया जा रहा है और जल्दी ही उनका इस्तेमाल बच्चा कंसीव करने से पहले ही उसके ह्यूमन पेरेंट्स पर किया जा सकेगा। आने वाले दिनों में हम माँ या बाप के बॉडी डीएनए को एडिट कर सकेंगे जिसमें स्पर्म या एग को कोई सीरियस डिसीज न रहे और उसके एम्ब्रियो में पहुंचने का भी कोई खतरा न हो। आने वाले दिनों में हम डीएनए का मॉडिफिकेशन भी कर सकेंगे जिससे पैदा होने वाले बच्चे न सिर्फ हेल्दी होंगे बल्कि उनके अंदर लंबी उम्र वाले सुपर ऑर्गन्स भी होंगे। आज हम 200 साल तक जीने की बात सोच भी नहीं सकते, लेकिन स्पर्म और एग के प्रिसीशन एडिटिंग के बाद हमारी जीन्स को भी इतनी स्टेइंग पावर मिल जाएगी जो बो हेड व्हेल की जीन्स में होती है। एक जमाने में हमारे पूर्वजों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 45 साल की थी, अब वो 90 साल की हो गई है और आज की माँ उम्मीद करती है कि उसका बच्चा 100 साल तक जिएगा। जरा उस भविष्य के बारे में सोचिए जब 100 साल की उम्र के लोग भी इस तरह से काम करेंगे जैसे वो अपनी 30s में पहुंच गए हैं। तब लोगों को उनके एक्सपीरियंस का कितना फायदा मिलेगा और उम्र भी अतीत की बात बन जाएगी। मगर इन्हें लगता है कि मौत को मात देने के लिए हमारी कोशिश कहीं सिविलाइजेशन का ताना बाना ना बन जाए। ये मानते हैं कि अब हमें मौत को कबूल कर लेना चाहिए। आज से 100 साल पहले तक अमेरिका के लोगों की ज्यादा से ज्यादा जिंदा रहने की उम्र करीब 52 साल थी, मगर जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से अब शायद 150 साल की उम्र नया रूल बन जाए। वाकई कितनी अच्छी बात है। किसे और समय नहीं चाहिए बढ़ने के लिए, प्यार करने और क्रिएट करने के लिए। लेकिन होगा क्या अगर हम अपनी हदों को आगे बढ़ाते रहे 300 साल, 500 साल या फिर हमेशा के लिए? आपको तो लगेगा कि जिस दुनिया में मौत नहीं होगी वो तो जन्नत होगी। वाकई होगी क्या? स्टीफन केव एक प्रोफेशनल फिलॉसफर हैं। ये मौत के बारे में ज्यादा सोचते हैं।
ये भी कह सकते हैं कि ये यही सोचते हुए सुबह जागते भी हैं। ज्यादातर लोग हमेशा मौत से दूर भागने की कोशिश करते हैं। हमें मौत से बहुत डर लगता है, जबकि ये टैक्सेस के साथ साथ जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। मगर ज्यादातर लोग इससे बचना ही चाहते हैं। मगर स्टीफन थोड़े अलग हैं। ये मौत की तरफ भाग रहे हैं क्योंकि ये मानते हैं कि हमारी सिविलाइजेशन इसी पर टिकी है। मैं तो ये मानता हूँ कि हमें मौत को कबूल कर लेना चाहिए, क्योंकि जब हम ये मान लेंगे कि जिंदगी बहुत छोटी है तो वो बहुत ज्यादा मजेदार हो जाएगी। स्टीफन ने एक बड़ा ही सिंपल एक्सपेरिमेंट शुरू किया है ताकि लोग ये जान सकें कि उनकी मौत तय है। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी होगी। सबसे पहले तो आप ये पेन ले लीजिए। अब यहाँ सामने आप वो साल लिखिए जब आपका जन्म हुआ था। ये बड़ा आसान था। अब बात आती है मैथ्स की। आप उसमें 80 साल जोड़ दीजिए। 80? हाँ 80। जिस साल में आप पैदा हुई थी उसमें 80 जोड़ दीजिए। अब आप महिला हैं तो उसमें 2 और जोड़ दीजिए। आप दोनों में से कोई सिगरेट पीता है? नहीं। ओके, अब उस नंबर को ही रख लेते हैं जो आपको मिला है। क्या आपको याद है कि वो नंबर क्या था? 2077? हाँ, उसी साल में आपकी मौत होने वाली है। ओह ये बात थोड़ी सी डिप्रेसिंग है। देखकर तो यही लग रहा है कि अभी काफी समय बाकी है, मगर ऐसा है नहीं। ये उतना लंबा नहीं है जितना मैं चाहती थी। इस मामूली सी एक्सरसाइज के बाद स्टीफन ने अपने सब्जेक्ट को अपनी मौत के बारे में सोचने को मजबूर कर दिया है। मगर अपनी मोर्टेलिटी की इस अवेयरनेस से हमारी एंजाइटी भी काफी बढ़ सकती है। उससे बचने के लिए हम उस बात को या तो दबाते हैं या उसे नहीं मानते, या कई बार खुद से झूठ भी बोलते हैं। सोशल साइकोलॉजिस्ट्स इसे टेरर मैनेजमेंट थियरी कहते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? उस डर से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? हम खुद को ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो मौत की हकीकत को नकारती हैं और हमें ये भरोसा दिलाती हैं कि हम शायद कभी नहीं मरेंगे। ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी को यह सच बता दिया जाए कि उसकी मौत तय है, तो वो उन कहानियों पर यकीन करने लगेगा जो कहती हैं कि हम तो अमर हैं। हर सिविलाइजेशन में इस बात से जुड़ी कहानी है कि हमें मौत से क्यों नहीं डरना चाहिए। शायद वो धर्म भी हो जो हमें ये भरोसा दिलाता है कि अगर हम उस धर्म में आस्था रखेंगे तो जन्नत जाकर अमर हो जाएंगे, या फिर देशभक्ति की भावना हो जो हमें विश्वास दिलाती है कि हम अमर हो सकते हैं। मान लीजिए कि एक जैसे कपड़े पहने ये रनर्स हमारी सोसाइटी का एक सब ग्रुप है। अब मान लीजिए कि वो ग्रुप 2 भाग में बंट जाता है और दोनों अलग अलग रास्तों से शहर में जाते हैं। दोनों ग्रुप तब तक एक जैसे ही लगते हैं जब तक उनमें से एक ग्रुप सेमेटरी के सामने से नहीं गुजरता। जो ग्रुप सेमेटरी के सामने से गुजर रहा था उसके दिमाग में अनकॉन्शियसली मौत की बात आ गई। इसकी वजह से रेस खत्म होने के बाद उनकी सोच बिल्कुल अलग हो गई थी। जब दोनों ग्रुप्स के मेंबर्स फिर से मिले तब उनसे मिलने 2 लोग आए जो एक नए ग्रुप के थे। जिस ग्रुप के लोग कब्रिस्तान से होकर आए थे उनकी बाहर वालों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, और जिन्होंने मौत के उस रिमाइंडर्स को नहीं देखा था वो बिल्कुल ओपन माइंडेड थे। करीब 400 स्टडीज से यह बात साबित हो गई कि सिर्फ मौत की बात सोचकर ही हम अपने सोशल ग्रुप्स में और करीब आ जाते हैं। सुनकर यह बात थोड़ी अजीब लगती है, मगर स्टीफन मानते हैं कि इतिहास के क्रम में यह बैलेंस नहीं था। यह मौत का ही डर है जिसकी वजह से हमने गहरे रिश्ते में बंधी सोसाइटीज बनाई और उनसे ही कल्चर और सिविलाइजेशन का जन्म हुआ। हमने ये सब कुछ इसलिए बनाया कि हम ज्यादा समय तक जिंदा रह सके, और अगर हम फिजिकली जिंदा नहीं रह पाए और हमारा ये काम अगर बिल्डिंग्स, मेडिसिन और साइंस नहीं कर पाए, तो आर्ट, कल्चर और रिलीजन हमें आगे ले जाएंगे और हमें मरने के बाद भी जिंदा रखेंगे। स्टीफन मानते हैं कि सभी सिविलाइजेशंस ने हमें मौत के डर से बचाने का काम किया है। अगर मौत का डर नहीं होता तो आज हम जिस मानव जाति को देख रहे हैं वो भी नहीं होती। अगर सुबह हमारी आंख खुले और हमें पता लग जाए कि हम अमर हो गए हैं, तो अचानक ही हमारी सोसाइटी बिल्कुल बदल जाएगी। धर्म का यूनिक सेलिंग पॉइंट खत्म हो जाएगा। अगर हम पृथ्वी पर ही अमर हो गए तो फिर जन्नत में अमर होने के लिए धर्म कर्म के चक्कर में क्यों पड़ेंगे? हम जानते हैं कि एक दिन हमारी मौत होने वाली है। इसी ने हमें अपनी विरासत छोड़ने का बहाना दिया है और हम लिटरेचर, आर्ट, टेक्नोलॉजी की बदौलत अपना वजूद साबित करने में जुट गए।
स्टीफन मानते हैं कि मौत के डर ने हमें आगे बढ़ने से नहीं रोका, बल्कि उसके बारे में जानकर हमें जीने का जज्बा मिलता है। आप देख सकते हैं कि जिंदगी एक किताब की तरह है। जिस तरह से किताब अपने कवर से बंधी होती है, वैसे ही हमारी जिंदगी भी शुरू और अंत से जुड़ी है। हालांकि किताब अपने कवर की वजह से लिमिटेड होती है, मगर उसमें अंदर होते हैं रोमांच भरे खूबसूरत लैंडस्केप्स और आकर्षक तस्वीरें समाई होती हैं। उस किताब के कैरेक्टर्स को ये डर नहीं होता कि आप आखिरी पन्ना पढ़ लेंगे। इसलिए हमें भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी कहानी लंबी है या छोटी, वो एक कॉमिक स्टोरी है या एपिक। बस हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो कहानी अच्छी हो। दरअसल हम मौत को मात देने की कोशिश में इतने लगे रहे कि हम तो ये भी भूल गए कि क्या हम इमॉर्टल्स से भरी दुनिया में रह भी पाएंगे। साइंस की बदौलत हमारी उम्र लंबी हो रही है और वो सचमुच बेहतर भी बन रही है। बीमारियों से काफी दूर, फिजिकल इन्फर्मिटी, इनका कम खतरा और दिमाग का धीरे धीरे खत्म होना। लेकिन इनमें से किसी को हमेशा के लिए नहीं होना चाहिए। जवान इंसान को मौत के साए से भी डर लगता है, मगर मेरी उम्र के लोगों को वो नया जोश देता है, हमें वो करने का जज्बा देता है जो हम करना चाहते हैं। वैसे मुझे भी मौत को मात देने में खुशी है, लेकिन तभी तक जब तक जीने के लिए मेरा जुनून बरकरार रहता है।